हेलो बच्चों, ना दोस्तों, हाँ हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त होंगे आप, है ना। हम भी मस्त हैं। आवाज़ पूछने के लिए नहीं कहेंगे कि हाल चाल क्या हाल चाल है, ठीक है। हाँ, आज हम लोग बात करने चले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था, है ना। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। बहुत ही नए नए अच्छे कॉन्सेप्ट में आपको कई सारे बुकों का निचोड़, है ना, निकाल करके लाया हूँ। जैसे नींबू नहीं होता, एकदम निचोड़ के लाया हूँ, एकदम इजी वे, एकदम कह सकते हैं कि समझ लो। बस आपको ऐसे देखो, लगेगा हाँ ऐसे होता है, हो गया क्लियर, समझ में आया। मतलब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सर करना क्या है? करना आपको ये है, एक पेन लीजिए और एक बढ़िया सी कॉपी उठाइए और लिखना नोट डाउन शुरू कर दीजिएगा, जितना मैं लिखाऊंगा सब। देखिए, मुझे पता है कुछ बच्चों को ये पता है कि मुझे ये सब आता है। नहीं, आपको आता है फिर भी एक बार लिखे ना। कहा नहीं गया, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेंगे। तो सर जी हम पढ़ेंगे नहीं, कन्फ्यूजन रहेंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। तो आपका काम क्या है? आपका काम यही है कि सिर्फ और सिर्फ ये क्या सर्दी अंगूठा थोड़ी दिखा, अरे लाइक कर दो, लाइक करो और उसके बाद इस वीडियो का एंजॉय करो, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है। बिल्कुल छोड़ के बिल्कुल मत हटिए। आप मोबाइल को कमरे के अंदर ले जाइए, बैठ करके एकदम इत्मीनान से देखिए, ठीक है। चलिए सर शुरू करिए। लेक्चर नंबर 8 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहानी को वहीं से शुरू करते हैं, अपनी अधूरी कहानी, जहाँ पर मैं छोड़ करके लौटा था। अधूरी कहानी मैंने अपने कहाँ छोड़ा था? हमारी अधूरी कहानी। कहाँ से शुरू किया था मैंने अपनी अधूरी कहानी? कहाँ से छोड़ा था? यहाँ से छोड़ा था, याद करो। ये यहाँ से मैंने छोड़ दिया था, फिर लौट के मेरे जीवन में आ गया। कोई बात नहीं, चलो करो करो, कोई बात नहीं। ये मान लो ग्लास था, ये वाटर था, जी सर। यहाँ पर एयर था और यहाँ पर क्या था? एयर। ऐसा ही मैंने बताया था, ऐसा ही मैंने बताया था। अब यहाँ पर ये कोई प्रकाश किरण गई थी, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ऐसे निकल गई थी। यहाँ पर मैं कुछ इतना नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ ये लेक्चर नंबर 7 में है, उसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर बस थोड़ा सा इसकी चर्चा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर ए एन जी गुणे जी से डब्ल्यू में जाएगा तो जी एन डब्ल्यू इक्वल टू इंटू क्या होगा? डब्ल्यू एन ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जी एन डब्ल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? ये दोनों भाग में चले जाएंगे, या मैं ऐसा लिख दूँ ए एन डब्ल्यू अपान ए एन जी, ठीक है ना। यानी कांच, देखिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा? ए एन डब्ल्यू अपान ए एन जी। याद करो, यहाँ पर अगर डब्ल्यू है तो यहाँ पर डब्ल्यू ऊपर जाएगा, यहाँ पहले है तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। क्लियर हुआ? बोलो। यानी वायु, देखिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ऐसी चर्चा मैंने पिछले वाले लेक्चर में किया था। इससे रिलेटेड मैं एक सवाल लगवा दूंगा जो 2009 में आया हुआ है, 2009 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन को लगवा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी लगवाऊंगा, ठीक है। चलिए अगला मेरा ये टॉपिक था, हमने पढ़ाया था। अभी मैं सिर्फ आपको 2-4 मिनट रिवीजन करा रहा हूँ, उसके बाद आपको नए कॉन्सेप्ट देता हूँ। देखिए हमने ये कहा था कि मान लो ये कोई बीकर है ना, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, कोई वस्तु, और ऐसे पानी से ये लबालब भरी हुई है ना, ऐसे लबालब पानी से भरी हुई है। अगर मैं कहूँ आप इसको ऊपर से देखो, ठीक है, तो क्या आपको ये वस्तु दिखाई पड़ेगी? ध्यान समझिएगा मैंने क्या कहा। हमने ये कहा कि अगर आप इसको ऊपर से देखते हैं तो क्या ये वस्तु पानी में दिखाई पड़ेगी? कोई भी वस्तु हो, ठीक है, बिल्कुल सर दिखाई पड़ेगी। क्या यही वस्तु दिखाई पड़ेगी? ये बात आती है। नो सर, ये नहीं दिखाई पड़ेगी। अरे ये कौन सी बात है? हाँ सर बिल्कुल कह रहे हैं आप सही, ये नहीं दिखाई पड़ेगी। इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमें दिखाई पड़ेगा, ना कि ये वस्तु दिखाई पड़ेगी। क्लियर हुआ? पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि यदि इसकी हाइट h हो, कैपिटल H, यानी h गहराई पर इसकी वास्तविक गहराई, और इसका इमेज यहाँ कहीं पर बना था, पिछले वाला वीडियो देखिए, यहाँ से कितना हाइट है स्मॉल h, और ये कितना ऊपर आ गया? ये इतना ऊपर आया कि नहीं है? इतने तो ऊपर आया। तो ये ऐसा इतना कैसे निकालेंगे? इसको माना था x, तो x बराबर हमने माना था पूरे में से इसको घटा देंगे, यानी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये तो आया था, जी सर। उसके बाद हमने अपवर्तनांक का फार्मूला इसमें लगाया था, याद करो। n बराबर क्या होता था? वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, यानी कैपिटल H अपान स्मॉल h।
ठीक है। तो स्मॉल h का मान निकाल लो। सर ये दोनों में कुछ अंतर नहीं आ रहा है, चलो इसको ऐसे कर देते हैं स्मॉल h को। तो ये इधर जाएगा स्मॉल h बराबर कैपिटल H अपान n, ये हो गया। उठा के वैल्यू यहाँ पर यदि रख दें तो x बराबर कैपिटल H माइनस कैपिटल H अपान n, ये तो होगा जी। तो x बराबर h कॉमन हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान n, ये हो गया फार्मूला। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या, ध्यान समझिए कि अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, कि h गहराई पर है कोई वस्तु, यहाँ से देखोगे तो कितनी गहराई पर दिखाई पड़ेगी, ये h ऊंचाई पर दिखाई पड़ेगी, कितना ऊपर दिखाई पड़ेगा x, तो वो x की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, x बराबर कैपिटल H, ठीक है, जो कि वास्तविक गहराई है, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 अपान n। n क्या है, इस मीडियम का क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब जो मैंने कहा था कुछ नया मिलेगा, नया क्या मिलने वाला है उस बात की हम चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान समझिए। क्वेश्चन ये है आपके पास कि थोड़ा और सीखना है कि कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा पार्श्विक विस्थापन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी हमें सीखना है कि कांच के गुटके द्वारा, कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन तथा, ठीक ना, पार्श्विक, यहां से रहेगा ये विस्थापन। पहले सर जी इसका मतलब बताइए तो मैं बताऊं क्या है, ठीक है ना, ये मुझे सीखना है। मतलब क्या है, ध्यान समझना। ऐसा ले लो यार, देखो हमें ये सीखना है कि अगर मान लीजिए कोई कांच का गुटका है, ध्यान समझना, ये कांच का क्या होगा, कोई गुटका हुआ ना, ये कांच का कोई गुटका हो गया। इस कांच के गुटके पर यदि कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसका अपवर्तन, ठीक है ना, हमने क्या कहा कि कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, मतलब कोई प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी, किस पर, कांच के गुटके पर, तो इस कांच के गुटके द्वारा उसका अपवर्तन कैसे होगा ये हमें सीखना है। दूसरा पार्श्विक विस्थापन, यानी वो प्रकाश किरण जो इसके अंदर गई वो अपने मार्ग से कितना विचलित हुई, ये हमें सीखना है। ठीक है, चलिए ध्यान समझना, मैं भी बता रहा हूँ और आपको क्लियर हो जाएगा। बस बने रहिए मेरे साथ, लाइक करते रहिए वीडियो को, बस देखते रहिए। देखिए मान लीजिए कि ये कोई प्रकाश की किरण इस पर पड़ा ना, जी सर बहुत दर्द कर रहा है इसको, अरे नहीं, ये क्या हो गया, कांच हो गया। क्या हो गया, कांच, 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 ग्लास हो गया, जी सर। भैया यहाँ पर क्या है, वायु, इधर भी क्या है, वायु। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझिएगा। इसमें हमने ये कहा इस पॉइंट पर पड़ा, तो इस पॉइंट पर क्या खींचा जाएगा, नॉर्मल, ये हो गया एंगल आई। अब ये प्रकाश की किरण सीधे नहीं जाएगी, मतलब देखो जाना तो इसको ऐसे चाहिए ना, ऐसे जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अरे जाना चाहिए यार, जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे सीधे जाना चाहिए। तो सर जी पहले वाला कौन सा गलत था जो आप खींच दिए थे, ठीक है, इसको ऐसे ही जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि बिरल से कहाँ जा रही है, सघन में, तो अभिलंब की ओर थोड़ा झुकेगी। ये बात समझ में आ गया, झुक गया, जी सर। अच्छा झुक गया तो यहाँ पर यही प्रकाश की किरण इस पृष्ठ के लिए अब किसका कार्य करेगी, अभिलंब का कार्य करेगी। तो ये हमने खींच दिया, यहाँ पर अभिलंब खींच दिया। चलिए अब ये एंगल आई, ये एंगल मान लेते हैं आर, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आपका आर डैश मान लो, क्योंकि ये दोनों नहीं, ये बराबर तो ये भी बराबर होगा। अच्छा ये प्रकाश किरण अब सीधे ना निकल करके कुछ ऐसे निकलेगी कि नहीं निकलेगी, जी सर ये निकलेगी, ऐसे निकलेगी। तो ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल को मान लेता हूँ मैं ई, क्या मान लेता हूँ, ई, ठीक है। बहरहाल ये दोनों एंगल सेम होंगे। चलिए क्या कुछ समझ में आया, जी सर। ये है देखिए कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, तो कांच के गुटके में कैसे अपवर्तन होता है ये आपने सीख लिया। अगला है कि पार्श्विक विस्थापन, यानी ये प्रकाश किरण ऐसे सीधे जा रही थी तो सीधे ना जाकर के अपने मार्ग से इतना विचलित हुई कि नहीं हुई, देखो यहाँ से इतना हट गई, तो यही डिस्प्लेसमेंट मुझे ज्ञात करना कि कितना हटा। क्या क्लियर हुआ, यही ज्ञात करना है कि ये प्रकाश किरण सीधे ना जाकर के अपने मार्ग से कितना विचलित हुई, इसी को हमें ज्ञात करना है। यानी इसके और इसके बीच का ये किरण है ना, देखो विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन ऐसे सीधे आना चाहिए था, सीधे ना आकर के इतना हो गया, तो ये कितना हटा, लेटरल डिस्टेंस ज्ञात करना है, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्टेंस, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे आइए सीखते हैं। तो प्रकाश, ये कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तो आपने सीख ही लिया, तो पार्श्विक विस्थापन कैसे होता है मैं ये आपको बताने चल रहा हूँ। ठीक है,
मैं इस फिगर को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, तो ताकि अभी इसमें कुछ देखना, समझना इस बात को। देखिए ये हुआ जी सर, ये कोई प्रकाश की किरण इस पर पड़ी, ठीक है सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। ये हो गया यहाँ पर नॉर्मल, ये एंगल हो गया आई। अब ये प्रकाश किरण सीधे ना जाकर के अपने मार्ग से विचलित होगी, ऐसे होगा। यहाँ हो गया एयर, ये हो गया ग्लास, यहाँ फिर क्या नीचे एयर हुआ, तो ये एंगल आई, तो ये एंगल कितना होगा आर। यहाँ पर नॉर्मल खींचेंगे ना नॉर्मल, तो ये एंगल भी कितना होगा, यदि ये आर है तो ये भी आर ही होगा, ठीक। अब ये प्रकाश किरण सीधे ना जाकर के ऐसे अब मार्ग से क्या होगी, अवलंब से दूर हटेगी, तो कुछ ऐसे हो जाएगी, हो गई ना। तो ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। अब ये प्रकाश किरण अपने मार्ग से कितना विस्थापित हुई, इसी को ज्ञात करना है, यानी ये डिस्टेंस। अगर मैं ये कहूँ तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ डी। क्या मान लेता हूँ, डी। इसी डी का कैलकुलेशन मुझे करना है। समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अगर समझ में आ रहा हो तो ये हो गया ए पॉइंट मान लेते हैं इसको, ठीक है जी सर, ठीक। ये अच्छा, इस पॉइंट को ए मान ले, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं सर जी, ओ मान लो, अरे कोई भी मान लो, हमसे कोई मतलब नहीं है इस पर ज़्यादा, ठीक है। इस पॉइंट को क्या मान लें, डी मान लीजिए सर, डी अपना नाम मान लीजिए, चलो मान लिया मैंने डी। और कोई दिक्कत, नो सर। अच्छा, एक बात यहाँ पर और कंफर्म कर दूँ, ये जो कांच का गुटका है ना, इसकी मोटाई को मैं टी मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, टी। ध्यान से देखिए, टी। इसका यानी कांच की जो गुटका है, इसका थिकनेस हम कितना मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। अच्छा, अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ये डिस्टेंस चाहिए, ये तो दूरी चाहिए। ये कब मिलेगा, देखो कहीं ना कहीं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखो कौन कौन सा, ए डी ओ। क्या ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, देखो है ना, ए डी ओ समकोण त्रिभुज है। अच्छा, समकोण त्रिभुज है, ए डी ओ समकोण त्रिभुज है। ए डी ओ कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ए डी ओ कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अच्छा, ये यदि ये समकोण त्रिभुज है तो ये सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, ठीक। इसके सामने की भुजा, अगर ये कोण पूछा जाए, कोण कितना होगा, कोई बच्चा बता सकता है, जल्दी बताओ। जी सर बता सकता हूँ। ये देखो, ये ऐसे एंगल जाएगी, ये एंगल, ठीक, ये एंगल आर, ये पूरा एंगल आई होगा कि नहीं होगा, देखो ये पूरा कोण, ये पूरा कोण आई होगा, तो ये इतना कोण कितना होगा, ये होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कितना होगा, आई माइनस आर। होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे, देखो ये एंगल आर, ये पूरा आई, देखो ये आई, तो ये भी पूरा एंगल आई होगा, यहाँ से यहाँ तक इतना आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आई माइनस आर, हो गया। अगर मैं किसी तरीके से ये भुजा ज्ञात कर पाऊँ तो डी तभी तो आएगा, क्योंकि साइन ले लूँगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये भुजा मुझे निकालना है, उसके लिए आप इसका सहारा लीजिए, इसका, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल ए बी ओ में, देखो ये भी तो 90 बना रहा है, ट्रायंगल ए बी ओ में होगा, क्या ले लें बताइए। ये कोण के सामने भुजा, ये पता है, ये हमें चाहिए नहीं, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो क्या ले लें, कॉस थीटा ले लेना, आधार बटे कर्ण, यानी कॉस आर बराबर आधार बटे कर्ण। ये आधार हो गया, आधार कितना हो जाएगा, ए बी, कर्ण कितना आ जाएगा, ए ओ। आया बात समझ में, इसका गुणनधर्य हो जाएगा, तो ए ओ बराबर क्या आ जाएगा, ए बी अपान आर, ठीक है, कॉस आर आ गया। ओ ए का वैल्यू मुझे पता चल गया, ओ ए क्लियर। अब क्या मैं ले लूँ, ये एंगल ले लूँ, तभी तो आएगा। ट्रायंगल कौन सा, ए डी ओ में, ए डी ओ में, ठीक है। क्या ले लूँ, साइन, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल ले रहा हूँ, साइन आई माइनस आर बराबर, इसके सामने की भुजा ये हो जाएगा लंब, और ये 90 के सामने भुजा हो जाएगा कर्ण, तो हो जाएगा ओ डी अपान ए ओ। क्या क्लियर हो रहा है, जी सर आ रहा समझ में। साइन आई माइनस आर बराबर ओ डी अपान ए ओ। जी सर आया, नहीं आया, आ गया, तो इसको इधर गुणा कर दो, तो ए ओ बराबर ओ डी, ओ डी का मान किसके बराबर है, डी के, ये डी ही मुझे चाहिए सर, डी आपको चाहिए, डी नो, अच्छा इसका गुणा इधर करो, साइन आई माइनस आर। क्या समझ में आया, ये दिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड कह दूं। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पर क्या मैं ए बी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ए बी किसके बराबर है, इसकी थिकनेस क्यों, थिकनेस के बराबर है ना, तो क्या मैं यहाँ पर टी लिख दूँ,
जी सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नो सर। समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से, ठीक। अच्छा, समीकरण 1 व 2 से अगर मैं बात करूं, ये दोनों पक्ष तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यदि वर पक्ष बराबर तो कन्या भी आपस में बराबर होंगे ही होंगे, हैं जी सर। तो क्या हो जाएगा, टी अपान कॉस आर बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा, डी अपान, हाँ डी अपान साइन आई माइनस आर, डी अपान साइन आई माइनस आर। मुझे डी चाहिए, इसका गुणा इधर कर दो, तो डी बराबर क्या आ गया है, डी बराबर आ जाएगा साइन टी साइन, है ना, आई माइनस आर अपान कॉस आर। क्या समझ में आ गया जी सर? नहीं आया? बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? डी की वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यानी इसकी थिकनेस साइन आई माइनस आर अपान और कॉस आर। सर इतना लंबा फार्मूला याद कौन रखेगा? हाँ ये भी आपकी बात सही कह रहे हो। यहाँ पर ये मैं मान लेता हूँ यदि ये एंगल बहुत छोटा हो, ध्यान समझना, आज मैं आपको जीवन की वो बात बता ही देता हूँ कि जब आप साइन थीटा बराबर थीटा मान लेते हैं और कास थीटा बराबर थीटा नहीं मानते हैं, ठीक है। क्या सर जी ये कौन सी बात है? मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। जैसे मैं कहता हूँ कि एंगल बहुत छोटा हो, यदि थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा के, टैन थीटा बराबर टैन थीटा के, लेकिन कॉस थीटा बराबर थीटा के नहीं होता। क्यों नहीं होता? आज इसकी चर्चा मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ मिल जाए। क्या मैं इधर मिटा दूँ? कोई दिक्कत? नो सर, मिटा दीजिए। मैं ये कह दूँ, ध्यान समझना, देखो क्यों, देखिए मैं ये बताने चल रहा हूँ कि क्यों थीटा बहुत छोटा होता है तो कॉस थीटा बराबर थीटा के क्यों नहीं होता है ना, ये जबकि साइन थीटा बराबर किसके हो जाता है, थीटा के हो जाता है। ऐसा क्यों? ध्यान समझिए। देखो जब बहुत, देखो मुझे पता है कि कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता, बोलो जी सर। और साइन 0 का मान मैं पूछूँ तो क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान 0। ध्यान समझिए, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, ठीक। देखो यहाँ पर मैं ये कहूँ कि जब कोण, देखो जब कोण बहुत छोटा होता है, ध्यान समझिएगा, जब कोण बहुत छोटा हो तो कास का मान बहुत बड़ा आता है, हाँ या ना? नहीं आया समझ में भाई? जब कोण का मान बहुत छोटा हो जैसे कि 0 तो कास का मान बहुत बड़ा है कि नहीं है? तो मैं क्यों मान लूँ कि कॉस थीटा बराबर थीटा के? समझ में आया? यानी भाई cos 0 पर भी इसका मान 1 होता है। क्यों? क्योंकि cos का मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम मान कितना होता है, -1। तो जब cos 0 पर ही 1 आ जा रहा है तो मैं क्यों cos थीटा को, यदि cos थीटा बहुत छोटा हो तो मैं cos थीटा बराबर थीटा क्यों मान लूँ? बात समझ में आया? जबकि sin थीटा बराबर थीटा क्यों मान सकता हूँ? क्यों? क्योंकि अगर बहुत छोटा होगा तो उसका मान भी बहुत छोटा ही आएगा, इसलिए sin थीटा बराबर किसके मान लेते हैं, थीटा के मान लेते हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट हमें लगाना है कि यदि, ठीक है, थीटा बहुत छोटा हो तो ठीक है। अगर ध्यान समझिए, थीटा बहुत छोटा हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि साइन थीटा बराबर थीटा के कह सकता हूँ। क्या मैं कॉस थीटा बराबर थीटा के कह सकता हूँ? बिल्कुल नहीं सर, ये गलत चीज़ है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कॉस थीटा बराबर 1, बिल्कुल कह सकते सर। मतलब जब cos थीटा का मान बहुत ही कम होगा, नियर अबाउट 0, तो मैं उसका मान 1 मान सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ 1 ही। आप ये कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे cos थीटा बराबर थीटा के ना। अब ये दोनों वैल्यू को उठा के वहाँ पुट कर दिया जाए, यानी ये एंगल, यानी अब मैं यहाँ पर ये कहूँ कि आई बहुत छोटा हो, थीटा की जगह क्या हो, आई। यहाँ पर यदि आई बहुत छोटा हो तो ठीक, क्या होगा ध्यान समझिए। छोटा होगा तो d बराबर क्या निकल जाएगा, d बराबर t साइन हट जाएगा, जी सर क्या आ जाएगा, i माइनस आर के आएगा, बटे में क्या आएगा सर, उसका मान तो आपने 1 मान रखा है ना, हमने कहा छोटा का 2 छोटा हो जाएगा, तो यहाँ तो खत्म हो गया। तो यानी d बराबर क्या आ गया, d बराबर आ गया t i माइनस आर के। जी सर बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताइए, इसमें से हाँ, नो सर आ रहा है, जी सर, इसमें से d कॉमन कर लो, क्या आ जाएगा, आई टी, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस आर अपान आई। जी सर है, देखो यहाँ पर आर अपान आई, स्नेल का नियम पढ़े हो ना, क्या पढ़े हो, साइन आई अपान साइन आर बराबर एन के, पढ़े हो ना। ये एन क्या है, कांच का अपूर्णांक, तो ये बहुत छोटे होंगे तो आई अपान आर बराबर किसके आ जाएगा, एन के। तो पलट दो, आर अपान आई किसके बराबर हो जाएगा, 1/n के। तो क्या मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, जी सर, तो d बराबर आई टी इंटू 1 - 1/n ये हो जाएगा।
क्या कुछ समझ में आया? नहीं आया? आ गया होगा। तो कोई अगर कांच का गुटका है तो उससे प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है ये हमने सिखा दिया। और ये प्रकाश की किरण जो सीधे जा रहे थे अपने मार्ग से कितना विचलित होगी, डी, इसका मैंने कैलकुलेशन कर दिया। वो कितने किसके बराबर होता है? आई टी। आई क्या है? आपतन कोण। टी क्या है? कांच का मोटाई। 1-1/n क्या है? इस कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से आ गया समझ में? ठीक है सर, नोट करेंगे, कर लीजिए, करना तो कर लीजिए, मैं दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो मैं आगे चलता हूँ, मिटा दिया जाए जी। अब मैंने कहा था अभी आपसे पहले कि मैं आपको 3 माध्यमों पर एक क्वेश्चन कराऊंगा। कितने माध्यमों पर? 3, जो कि 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या 3 माध्यम? जैसे मैं कहूँ, अगर मैं लिख दूँ, ध्यान समझिए, GnL, इसका मतलब क्या हुआ? कांच के सापेक्ष L का मतलब होता है लिक्विड, कांच के सापेक्ष लिक्विड यानी द्रव का अपवर्तनांक। तो मैं क्या लिखूंगा? फार्मूला याद करो, AnL/AnG। क्या आया समझ में? नहीं। अगर मैं लिख दूं जी छोड़िए, WnG, तो क्या लिखोगे बताओ? AnG/AnW। होगा कि नहीं होगा? जी सर, मजा आया जी। यानी यहाँ का जो अपवर्तनांक होगा, यहाँ जी लिखे जाएगा, वो वायु के सापेक्ष ऊपर, यहाँ जो लिखे जाएगा वो नीचे। ठीक है, तो 2000 का मैं 2009 का एक क्वेश्चन ले लूँ। जी सर ले लीजिए, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। कांच तथा जल का अपवर्तनांक, कांच तथा जल का अपवर्तनांक, देखिए, कांच तथा जल का अपवर्तनांक क्रमशः, ठीक, 3/2 तथा 4/3 है। 3/2 तथा 4/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपका बस देखते ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। चलिए, अभी 22 मिनट हुआ है, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ लिया, सॉल्व किया जाए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, सोल्यूशन ध्यान से सुनिएगा। अभी आपको हमारे साथ बना रहना है, अभी मैं वो नई लॉजिक चीज़ें नहीं बता पाया जिसके लिए मैं आपको यहाँ पर रोका था। कुछ तो बता दिया, लेकिन अभी 70% वो नई चीज़ें मुझे आपको बताना था। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या चीज़? क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड मैं इतनी अच्छी बातें, इतनी बेहतरीन बातें मैं आपको बताऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन में देखिए क्या है। पहले इसको सॉल्व तो कर लो सर जी। हाँ, देखिए, कांच तथा जल का अपवर्तनांक क्रमशः, देखिए जिसका भी अपवर्तनांक दिया रहता है समझ लीजिए वायु के सापेक्ष दिया है। तो कांच का यानी AnG, और किसका? जल का यानी AnW। दोनों का अपवर्तनांक कितना है? 3/2। इसका कितना है? 4/3 है। समझ में आया? कह रहा कांच का जल के सापेक्ष, क्या मुझसे पूछ रहा है? GnW या WnG? कंफ्यूजन, क्या GnW पूछ रहा है या WnG? अच्छा, मैं तो आपको ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर मैं लिख देता हूँ GnW, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष? देखिए, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। बात समझ में आया? कांच के सापेक्ष, अगर मैं ये WnG लिख दूं तो क्या लिख पढ़ा जाएगा? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। बात समझ में आ गया? जी सर। तो यहां पर क्या कह रहा है? कांच का जल के सापेक्ष। देखिए ध्यान समझिए। अगर आप ऐसा देखते हैं कांच का जल के सापेक्ष, तो बहुत बच्चे ऐसे लिख देंगे GnW, तो ये पूर्ण रूप से गलत है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ? कांच का जल के सापेक्ष हुआ, जबकि पूछा क्या है? कांच का जल के सापेक्ष। एक मिनट सॉरी। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? GnW का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कांच का जल के सापेक्ष। इसमें क्या पूछा है? कांच का जल के सापेक्ष। ठीक है, तो बढ़िया है, फिर लगा दो, खत्म। हमने सोचा कोई ट्विस्ट था नहीं। क्या सर जी इतनी देर से पका दिए? हाँ, तो क्या पूछ रहा है? कांच का जल के सापेक्ष, है ना, जल के सापेक्ष। तो क्या लिखेंगे? कांच का जल के सापेक्ष। ये तो हो गया, बस खत्म। क्या लगाना? फार्मूला AnW अपन क्या हो जाएगा? AnG हो जाएगा। तो AnW का मान कितना है? AnW का मान
ठीक है, क्या हम क्या सोचेंगे, हाँ ए एन डब्ल्यू ए एन डब्ल्यू ए एन डब्ल्यू ये है, ए एन डब्ल्यू का मान 4/3, ए एन जी का मान 3/2 हुआ। ये पलटा मारेगा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 8/9, कितना आ जाएगा 8/9, नोट कर लीजिए। ये आया था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, है ना, बहुत लंबा नहीं था। अब मैं आपको बहुत ही बेहतरीन पढ़ाने चल रहा हूँ, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बहुत मज़ा आने वाला है, ध्यान से समझते रहिए, बस मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। मिटा दूँ? जी सर। देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशन है, हेडिंग लगा लीजिए, क्रांतिक कोण, ठीक। पहले मैं क्रांतिक कोण के पहले एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से, आपको इसमें कुछ नई बातें दे दूं जो आप नहीं जानते हो, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण से संबंधित मैं बातें कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, रिकॉल कराऊं, तो मैं आपको ये बताया था, क्या बताए थे सर जी, अगर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण माध्यम नंबर 1 हुआ, माध्यम नंबर 1, ये माध्यम नंबर क्या हो गया 2, ठीक है, सापेक्ष। तो क्या लिखते थे, यहाँ अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ जाती है तो लिखते थे 1n2, ये तो लिखते थे। यहाँ पर प्रकाश की चाल बटे यहाँ पर यानी v1/v2, ये तो लिखते थे। या याद रखना, थोड़ी सी बात को भी इसका यूज पड़ेगा, या 1n2 लिखते थे, n2/n1 लिखते थे कि नहीं लिखते थे? जी सर। और मुझे ये पता है, और याद करो पीछे हमने बताया था, अगर इन दोनों को, ये दोनों पक्ष बराबर, तो इन दोनों बराबर हो जाएगा ना, v1/v2 बराबर क्या हो जाएगा n2/n1, इसका गुणेदर इसका गुणेदर यानी v1, ठीक है ना, v1 गुणे n1 बराबर क्या हो जाएगा v2 गुणे n2 हुआ। जी सर। अच्छा, इन दोनों में कैसा संबंध है, देखो इसमें और इसमें व्यतक्रमानुपाती का ना, किसका संबंध है, व्यतक्रमानुपाती का, व्यतक्रमानुपाती का, यानी n और v में कैसा संबंध है, व्यतक्रमानुपाती का। आ रहा कि नहीं आ रहा, n और v में व्यतक्रमानुपाती का संबंध है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक उसका अपवर्तनांक कम। जी सर। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक उसका अपवर्तनांक कम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम उसका अपवर्तनांक अधिक, ऐसा होगा। हाँ या ना, जवाब दो जल्दी से। क्लियर? जी सर, क्लियर हो रहा। अब इसी का यूज करते हुए मैं कुछ आगे बात आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, इसको ऐसे किनारे सर जी पड़े रहने दो ताकि मैं देखता रहूं, बाद में बताऊंगा। चलो, क्रांतिक कोण क्या होता है, इसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं, ये इसके लिए छोड़ो, वो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए बताएंगे, चांद देश में। देखो, क्रांतिक कोण होता क्या है कि मान लीजिए, देखिए इधर, यहाँ पर दो माध्यम हैं, कितने माध्यम, दो, ठीक है, ये, ठीक है, बात समझ में आ गया। सर जी इसको ऊपर बना दीजिए, थोड़ा अच्छा लगे। चलो मैं ऐसे बना देता हूँ, ऐसे ना लिखो सर जी, बस खाली ऐसे बना दो, क्या कर रहे हैं सर जी। चलो ठीक है, ऊपर मैं मान लेता हूँ कांच है, नीचे क्या, वायु। आज बहुत ही अच्छी बातें सीखने चल रहे हैं जीवन की, बहुत ही अच्छी बातें, ठीक। हाँ चलिए, ऊपर हो गया कांच, नीचे क्या, वायु, ऊपर है ग्लास, GLESS एयर, ये हो गया। चलो, हाँ, अब यहाँ पर मान लीजिए कोई एक वर्णीय प्रकाश किरण आकर के कांच से कहाँ जा रही है, वायु में। ध्यान समझना मेरी बात को, कांच से कहाँ जा रही है, वायु में। क्या मैं इसको सघन कह दूँ? जी सर। और इसको क्या कह दूँ, विरल। अब तो मैं कह ही सकता हूँ, इतना तो हक मुझे बनता ही है? मैं इससे शादी कर लिया, और छी, मतलब मेरा हक बनता है ना, मैं कह दूँ इससे। हाँ, क्या कि मैंने ये कहा कि ये ऊपर सघन नीचे विरल, ऊपर सघन नीचे विरल, है ना। जी 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 जी, ये आगे चलिए, ये कोई प्रकाश किरण इस पर पड़ रही है, ठीक। ये एंगल मान लो I। अब ये प्रकाश की किरण सीधा नहीं जाना था, है ना, इससे देखो, ध्यान समझना, ये प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, देखो, सघन से विरल में। तो अच्छा, सघन से विरल में जा रही तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर हटेगी, यानी नॉर्मल से मुंह फेर के दूर निकल जाएगी ना, मुंह फेर लेगी इससे, कहेगा ना हटो तुम अच्छे नहीं हो, चलो हट गई ना, ये हो गया। हाँ, ये एंगल आई तो ये एंगल कितना हो जाएगा, R। हाँ या ना? यस सर, ये समझ में आ रहा। अच्छा, अब मेरी बात को थोड़ा समझना, अगर मैं इस कोण को, ये जो एंगल, ये प्रकाश किरण इतना एंगल पर है, अगर इसको थोड़ा और बढ़ाऊँ तो ये प्रकाश किरण थोड़ा और ऐसे जाएगी, नहीं जाएगी? जाएगी ना, पक्का जाएगी। अगर मैं प्रकाश किरण को यहाँ से आपतित कर दूँ तो ये प्रकाश किरण थोड़ा और ऐसे जाएगी। अगर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, तो मान लो कि यहाँ पर इस एंगल पर यदि आपतित करते हैं तो ये वाली जो अपवर्तित प्रकाश किरण है वो इसके क्या हो जाती है,
पैरेलल हो जाती है, इसी के समांतर हो जाती है, किसके, तल के समांतर हो जाती है, तो ये नॉर्मल के साथ क्या कितने अंश का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। क्या समझ में आया? तो जिस एंगल पर, ध्यान समझिए, जिस एंगल पर ये एंगल जिस एंगल पर, ठीक है, अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण है ना, 90 डिग्री हो जाए, उस आपतन कोण को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। बात समझ में आया? उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। नहीं आया? आ गया सर जी। हमने क्या बताया? हमने कहा कि यदि प्रकाश की किरण को ऐसे एंगल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो प्रकाश किरण इधर की ओर आती जाएगी, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उस पर ये प्रकाश किरण इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो जिस एंगल पर ये पैरेलल हो जाए, ठीक है ना, जब ये यानी इस वाला, ये वाला एंगल, ठीक है, कितने एंगल पर इसको आपतित करें प्रकाश की किरण को, कि ये जो अपवर्तित प्रकाश किरण थी ये इसके पैरेलल हो जाए, यानी 90 डिग्री का कोण बनाने लगे। तो जितने एंगल से आपतित किया जाए, है ना, ये एंगल, ठीक है, मान लो कुछ एंगल पर आपतित करें और ये 90 डिग्री हो जाए, तो यही आपतन कोण ही कहलाता है क्रांतिक कोण। तो ये क्वेश्चन, ये डिफिनीशन कैसे देंगे, ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, ये आपतन कोण है ना जी सर, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, वो क्रांतिक कोण कहलाता है। तो क्रांतिक कोण सर जी हुआ कौन, ये किए, ये हुआ भाई क्रांतिक कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। इसको शॉर्ट फॉर्म में सी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, सी से। क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा, अगर मैं यहाँ से अब इस सी का वैल्यू ज्ञात करना चाहूँ, ये आई बराबर सी हो गया, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहता क्या है, n1 साइन आर साइन आई बराबर n2 साइन आर। होता है कि नहीं, सर जी कहाँ से आ गया, यानी जिस माध्यम से जा रही है, जिस माध्यम से ये आपतित की जा रही है, उस माध्यम का अपवर्तनांक और वहाँ का आपतन कोण, जिस माध्यम में प्रवेश करती है, देखो इस माध्यम से आपतित की जा रही है ना, और जिस माध्यम में ये जा रही है, यहाँ पर आ रही है ना, इस माध्यम से आपतित की गई, इस माध्यम में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ का अपवर्तन और यहाँ का आपतन, ये आपतन कोण यानी साइन आई, जिस माध्यम में जा रही है वहाँ का अपवर्तनांक और वहाँ का ये साइन आर, इसको ले लो। तो अगर मैं इसके लिए लगाऊं तो ये क्या है, ग्लास, ये क्या है, ग्लास है ना, ठीक है, ग्लास है। चलिए, या मैं मान लेता हूँ, चलो ना मान के इसको एन मान लेता हूँ, ठीक है, इसको क्या मान लेता हूँ, एन। तो एयर का अपवर्तनांक कितना होता है, एक, ये था सबको पता है, एयर का अपवर्तनांक कितना होता है, एक। तो यहाँ n1 की जगह क्या आ जाएगा, एन आएगा जी सर। यहाँ साइन क्या हो जाएगा, आई बराबर n2 का मान, इसका अपवर्तनांक y का 1 होता है, गुणे साइन r का मान साइन 90, आया कि नहीं आया, साइन 90 जी सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो n गुणे साइन आई बराबर किसके आ जाएगा, इसका मान 1, तो साइन आई की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, आई की जगह सी रख सकता हूँ ना, तो रख दो, सी बराबर 1/n। आया समझ में नहीं आया, बोलो। सी बराबर यानी साइन सी बराबर 1/n। तो यहाँ पर अगर सी को आपको कैलकुलेशन करना है तो सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/n। क्या समझ में आया है, थीटा उटा कहाँ से आ गया, अरे यार थोड़ा दिमाग सरक रहा है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/n। क्लियर हो गया? तो ये हो गया क्या चीज़, क्रांतिक कोण, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्लियर हो रहा है? चलो नोट करो, जल्दी से नोट करो इसको। नोट हो गया जी सर। अब बेहतरीन टॉपिक जो कि हमने कहा था आपको कि पढ़ाएंगे, वो है आपका क्या चीज़, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन की घटना आप समझते हैं ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो देखिए, अभी बने रहिए मेरे साथ, मिटा दें इसको जी सर। तो ये याद रखना, साइन सी बराबर 1 क्या आया, 1, ठीक है। चलिए ध्यान समझिएगा, अब लगा लीजिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। देखिए हमने ये कहा था कि अगर ये कोई प्रकाश किरण
कि सी एंगल पर अगर आपतित करते हैं आई बराबर किसके सी, तो ये प्रकाश किरण ऐसे हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं प्रकाश की ये आपतन कोण को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, है ना, थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो क्या होगा, ये प्रकाश किरण पुनः इसी मार्ग में यानी इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये क्या है आपका, ये सघन माध्यम है, कोई भी मान लो सघन माध्यम, और ये क्या होगा विरल माध्यम। ये क्या हो गया विरल माध्यम, बात समझ में आया, ये सघन माध्यम और ये क्या हो गया विरल माध्यम। क्लियर हुआ। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है कि जब, ध्यान सुनिए, जब आपतन कोण का मान, ये आपतन कोण, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर दें, यानी आई इज ग्रेटर देन सी। ध्यान रखना आई का मान जो है अब सी के बराबर नहीं होगा, आई इज ग्रेटर देन सी, आई इज ग्रेटर देन सी, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या समझ में आया? हाँ, हमने ये कहा कि जब प्रकाश की किरण जो आपतित की गई है ना, ये यहाँ पर हम क्या करें कि जो आपतन कोण है ना वो क्रांतिक कोण से थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे तो ये प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर हो गया। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से, हाँ यहाँ पर मैं 2 पॉइंट आपको बता दूँ, एक और 2 पॉइंट है, क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कंडीशन है, कंडीशन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाना चाहिए, ठीक ना, यानी प्रकाश की किरण जहाँ से आपतित की जा रही वो माध्यम सघन हो और दूसरा माध्यम क्या हो, विरल हो। ये आपका क्या है, कंडीशन है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या चीज़, कंडीशन। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक, पहला कंडीशन समझ में आया, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या है? कंडीशन नंबर 2 ये है कि आई इज ग्रेटर देन सी, जो कि भी मैंने पहले बता दिया। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 कंडीशन है, प्रकाश किरण सघन से विरल में जाना चाहिए, मतलब एक सघन हो और विरल हो, यानी प्रकाश किरण सघन माध्यम से आपतित करना चाहिए, जाएगी नहीं ये तो पता है मुझे, ठीक है, आपको भी पता हो गया। और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए, तो हमने क्या कहा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण, है ना, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आपतित की जाए, ये आपतित की जा रही है और आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक है तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये देखा जाए, ध्यान समझिएगा, एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट ये किया गया, ध्यान समझना, कि अगर प्रकाश की किरण की ये जो सघन माध्यम है, ये मैं ले लूँ जल या कांच ले लूँ, क्या ले लूँ? कांच। कांच यहाँ पर क्या है? एयर। अगर प्रकाश की किरण, ठीक है ना, यदि प्रकाश की किरण कांच से कहाँ जा रही है? वायु में। प्रकाश किरण कांच से कहाँ, मतलब 2 मीडियम जो हमने माना था वो एक पहला कांच था, दूसरा क्या था? वायु। तो पहला कांच, दूसरा वायु, ठीक है ना, यानी कांच और वायु है, ठीक है ना, कांच और वायु है। तो इसके लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होगा? यहाँ पर अपवर्तनांक की, अच्छा क्रांतिक कोण की सी की वैल्यू हमने ज्ञात नहीं किया क्या? अच्छा एक मिनट, ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आ गया? जी सर। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि कांच और वायु के लिए ये देखा गया, यदि यहाँ पर मैं पहले क्रांतिक कोण निकाल लूँ, ध्यान समझना, अगर मैं क्रांतिक कोण निकाल लूँ, मान लो 40 अंश आ जाए, तो मैं अगर 41 अंश पर आपतित करता हूँ प्रकाश किरण को, तो क्या ये परावर्तित हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो देखिए ध्यान, यहाँ पर कांच और वायु हो, यहाँ कांच और यहाँ वायु हो, इसके लिए कांच के लिए अपवर्तनांक कितना होता है बताइए? कांच का अपवर्तनांक कितना होता है यहाँ पर? क्योंकि हमने निकाला था कि साइन, देखिए C बराबर साइन इनवर्स 1/n, ऐसा मैंने निकाला था, नहीं निकाला था। तो क्रांतिक कोण का मान इसी फार्मूले से तो निकाल सकते हो, ठीक है, क्रांतिक कोण का मान इसी फार्मूले से तो निकाल सकते हो। जी सर। तो C बराबर हमारे पास फार्मूला है साइन 1/n। n किसका अपवर्तनांक है? कांच का। तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है बताइए जल्दी से?
4/3 होता है कि नहीं? जी सर, 4/3 होगा। एक मिनट, हाँ ठीक है। कांच का अपवर्तनांक 2/3 कितना होगा? 2/3, 3/2 सॉरी, 3 कितना होगा? 2 होगा। चलिए, अगर 3/2 है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो c बराबर साइन, ठीक है, 3 देखो ये कितना हो जाएगा, 1/3/2 होगा ना, 3/2, 2 पार्ट कहाँ चलाएगा? ऊपर, तो c बराबर आ जाएगा साइन, ये इनवर्स रहेगा, ठीक है, यहाँ ना लिखा है, साइन इनवर्स 2 कितना आ जाएगा? 3 आ गया। अगर इसका मान अगर पूछा जाए ना तो करीब करीब 42 डिग्री आता है। कितना आता है? 42 डिग्री आता है। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कांच और वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान नियर अबाउट 42 डिग्री आता है, तो अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना है तो ये आई जो है यानी आपतन कोण का मान 42 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, 42 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। बात समझ में आया? जी सर। तो अगर 42 डिग्री से ज़्यादा आप आपतित कर देते हैं, ठीक है ना, आई यानी आपतन कोण इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, तो ये प्रकाश किरण उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। तो ये हो गया किसके लिए? कांच और वायु के लिए। अच्छा, जल और वायु के लिए बात किया जाए तो कितना होगा सर क्रांतिक कोण? जल और किसके लिए? वायु के लिए, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि सी कैसे ज्ञात करते हैं, साइन इनवर्स 1/n, ये तो हुआ। अच्छा, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 4/3 होता है ना? जी सर। तो सी बराबर साइन इनवर्स 1/n का मान रखेंगे 4/3, 3 पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो सी बराबर क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स, ठीक है, 3 कितना आ जाएगा? 4। अब साइन इनवर्स 3/4 का मान होता है नियर अबाउट 49 डिग्री। कितना होता है? 49 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जल है और क्या है? जल है और वायु है और प्रकाश की किरण को हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना है तो आई का मान ग्रेटर देन 49 होगा। बात समझ में आया? आई का मान कितना होगा? आई इज ग्रेटर देन 49। चलिए, अगर यहीं पर एक माध्यम और ले लें हम, तीसरा, अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ यहाँ पर कांच हो, यहाँ पर क्या हो? कांच, और यहाँ पर क्या हो? वायु, ठीक है। नहीं, नो सर, कांच तो वायु हो गया है ना। यहाँ पर कांच, यहाँ पर क्या मान लें? जल, यानी ग्लास से कहाँ पर? वाटर। तो पहले ग्लास और वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो पता होना चाहिए। अभी हमने पीछे ज्ञात किया, देखो नहीं पता तो मैं निकाल दूँ? जी सर निकाल दीजिए, तब समझ में आ जाएगा। देखिए थीटा मुझे, देखो हमें सी चाहिए, तो सी बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स 1/n, ये तो चाहिए। अब n यहाँ पर कैसे निकलेगा? यहाँ दोनों हैं, तो कांच और वायु, कांच और वायु यानी GnW, सॉरी कांच और जल, कांच और जल, कांच और जल, तो GnW बराबर क्या हो जाएगा? AnW/AnG, ये तो होता है। चलिए, तो GnW का मान किसके बराबर आ जाएगा? AnW का मान 4/3, इसका मान 2/3/2, ये तो होता है। पलटोगे तो कितना आ जाएगा? 8/9। आया कि नहीं आया? जी सर। तो कहीं ना कहीं ये मान उठा के यहाँ पुट कर दो, ये तो n है, कांच और वायु के लिए यही n हो गया, उठा के वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? c बराबर साइन इनवर्स, ठीक, 1/n, n का मान कितना आ जाएगा? 8/9। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो c बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स, और कितना आ जाएगा? 9/8। क्या समझ में आ गया? कितना आ जाएगा? 9/8, और इसका मान करीब करीब आता है 63 डिग्री। कितना आता है? 63 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर कांच हो और यहाँ पर जल हो और हमें प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना है तो आई का मान ग्रेटर देन कितना होगा? 63 डिग्री। क्या समझ में आ गया? कितना होगा? 63 डिग्री। तो ये हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित बातें। अब इसके एप्लीकेशन, इसके कुछ एप्लीकेशन भी हैं, ठीक है। 43 मिनट हो गया है। चलिए, अब इसके कुछ क्या है? एप्लीकेशन भी हैं, है ना। एप्लीकेशन का मतलब इसके अनुप्रयोग, किसके? पूर्ण आंतरिक परावर्तन वगैरह के। तो इसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो वहाँ पर हम इससे रिलेटेड, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है, अभी इसमें भी बहुत सारी बातें हमें सीखनी है, ठीक है ना। तो इसकी अगली चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। लेक्चर नंबर वो होगा 9, ठीक है। तब तक के लिए बस आप इंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।